चलिए अब हम लोग सामान्य ज्ञान जो कि किरण पर आधारित बुक में एनसीईआरटी पर आधारित है उसमें पढ़ रहा है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़े पीछे क्या पढ़े, नव पाषाण काल पढ़ लिए, मध्य पाषाण काल पढ़ लिए, पूरा पाषाण काल बारे में व्याख्या के साथ पढ़ लिए प्रागैतिहासिक काल में। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, ताम्र पाषाण काल के बारे में, जो है कि चारकोलिथिक एज क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो नवपाषाण युग का अंत होते होते आधुनिक प्रयोग आरंभ हो गए थे। मतलब जो नवपाषाण का जो युग आया उस समय होते होते क्या हुआ, धातुओं का खोज हो गया था, धातुओं का प्रयोग होना चालू हो चुका था। उसके बाद क्या है, पत्थर के साथ साथ पहली धातु के रूप में तांबे का उपकरणों का भी प्रयोग होने लगा था। मतलब ताम्रपाषाण जो कि चारकोलिथिक एज में पत्थर के साथ साथ धातु का, और धातु में कौन सा, तांबे के उपकरण का भी प्रयोग होना चालू हो चुका था ताम्रपाषाण काल में। उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को क्या, चारकोलिथिक एज के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है, ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। देश में ऐसे भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन और नदियां थी। तो ताम्रपाषाण के लोग जो रहते थे वो कहाँ था, पहाड़ी भाग था, नदियां उसके आसपास रहते थे ताम्रपाषाण के लोग। उसके बाद भारत में इस अवस्था से संबंध स्थल दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम में मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाए जाते थे। मतलब ताम्रपाषाण में जो लोग रहते थे वो ज़्यादा भारत में कहाँ कहाँ पाए गए, तो उससे है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में जो राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और महाराष्ट्र के भी पश्चिमी भाग में और दक्षिण पूर्व भारत में सब ताम्रपाषाण लोग के रहने का साक्ष्य मिला पाया गया वहाँ। जैसे राजस्थान में क्या, आहार और गिलगुंड के उत्खनन से बनारस घाटी के भूखे भागों में स्थित है। तो राजस्थान में क्या, आहार और गिलकुंड जो कि उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया गया, और बनास जो घाटी है उसके सूखे भागों में ये सब पाया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा और एरन में उत्खनन हुआ। मतलब पश्चिम जो मध्य प्रदेश वहां से क्या क्या मिला, मालवा, कैथा और एरन में जो उत्खनन हुआ वो सब पश्चिम मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद मालवा से क्या प्राप्त हुए, तो मालवा से प्राप्त हुए मृदभांड जो कि ताम्रपाषाणीय मृदभांड माना जाता है, उत्कृष्ट माना जाता है। और पश्चिमी महाराष्ट्र जो कि जोरेवा, नेवासा, दैमाबाद जो कि अहमदनगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चंदौली, सोनगांव, झामगांव, प्रकाश और नासिक नासिक जो पश्चिम के महाराष्ट्र में है उसमें कौन कौन सा है, जोरेवा, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनगांव, झामगांव, प्रकाश और नासिक में जो उत्खनन किए गए वहां से सभ्य स्थल से जोरेव संस्कृति के बारे में जानकारी हमें मिली। जो कि जोरवे क्या था, जोरवे था अहमद जिले में गोदावरी नदी के शाखा प्रवर नदी के बाएं तट पर अवस्थित था। जोरवे जो क्या है, अहमदनगर जिले में जो कौन सा नदी, गोदावरी नदी के आसपास उसके बाएं तट पर अवस्थित पाया गया है। इस अवस्था के अनेक स्थल पूर्वी भारत, विंध्याचल क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, वीरभूमि, बिहार में चिरांद, सोनपुर, ताराड़ी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, रेवाड़ी, नौहान, दक्षिण भारत तथा राजस्थान के बनास घाटी के शुष्क क्षेत्र में पड़ते हैं। मतलब ये समन स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो कि है पूर्वी भारत में है, विंध्य क्षेत्र में है जो कि ताम्रपाषाण कालीन है। ये सब पश्चिमी बंगाल, वीरभूमि, बिहार के चिरांद, सोनपुर, ताराड़ी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेवाड़ी, नौहान, दक्षिण भारत तथा राजस्थान की बनास घाटी के शुष्क क्षेत्रों में पाए गए हैं इसमें। उसके बाद है आहार संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। जो आहार संस्कृति का जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है, तो 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद क्या है, गिलुंड, गिलुंड इसका स्थानीय केंद्र है जहाँ तांबे के टुकड़े मिले थे। मतलब तांबे के टुकड़े जो आहार संस्कृति में मिले थे वो कहाँ थे, गिलुंड एक स्थान है, वही मेन स्थान पाया जाता है वहाँ के। उसके बाद है, ताम्रपाषाण युग के लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर और भैंस पालते थे। ताम्रपाषाण के लोग जो मिले वहाँ से साक्ष्य उच्च मिले, तो उसमें कौन सा, गाय का, भेड़ का, बकरी का, सुअर, भैंस, इस सबन का साक्ष्य मिला। कौन लोग ताम्रपाषाण में सब पालते थे। और क्या, हिरन का शिकार करते थे। और ऊँट के भी अवशेष मिले।
मतलब ताम्रपाषाण युग में ऊंट का भी अवशेष मिला और यह स्पष्ट नहीं कि वे घोड़े से परिचित थे कि नहीं। मतलब ताम्रपाषाण के लोग में ऊंट का तो अवशेष मिला, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वे घोड़े के बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, मैंने परिचित नहीं थे। उसके बाद हुए गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, अलसी, कपास उगाते थे। मतलब जब कृषि करते थे तो उसमें से जो भी खुदाई हुआ तो उसमें कहीं कहीं गेहूं का दाना, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी का जो उत्खनन से मिला तो उनसे इससे ही पता चला कि ताम्रपाषाण युग में गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, मटर, रागी, अलसी, कपास ये सब उस समय होते थे, उगाए जाते थे। और वे मछली पकड़ने के कांटे, बंसी का भी प्रयोग करते थे। मतलब ताम्रपाषाण युग के लोग मछली पकड़ने के लिए कांटे या बंसी, जो आजकल सब बच्चे लोग बंसी में चेरा वरा डाल के वो मछली पकड़ने की कोशिश करते, वो उस समय भी होता था ताम्रपाषाण काल में। वे अपना घर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। उस समय घर कैसे बनाते थे? तो गीली मिट्टी को लेप कर थोप कर बनाते थे। आहार आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। मतलब आहार क्षेत्र के जो लोग रहते थे वो पत्थर के घर बनाते थे और बाकी सब मिट्टी के, गीली मिट्टी के थोप के घर बनाते थे। वे तांबे का शिल्प कर्म और पत्थर का कार्य अच्छा करते थे। मतलब ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो तांबे का जो कढ़ाई वगैरह, शिल्प उल्प सब बनाया करते थे और पत्थर का भी कार्य कर लेते थे कि कुछ पत्थर से औजार बनाना, ऐसा बनाना कर लेते थे। वे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटकियां भी बनाते थे। औजार के साथ साथ क्या, मनके और गुटकियां भी बना लेते थे उस समय। वस्त्र निर्माण निर्माण में वे सुपरिचित थे। वस्त्र निर्माण से भी वे परिचित थे, वो अच्छे से परिचित थे। लोग मृतकों को अस्थि कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण स्थित में गाड़ देते थे। मतलब जो उस समय के जो अगर कुछ लोग मर गए, अथी हो गए, तो मृतक जो लोग हुए उनको क्या, अस्थि कलश जलाकर अस्थि कलश में रखकर घर के उत्तर दक्षिण स्थित में उसमें फर्श के अंदर गाड़ देते थे। उसके बाद है ताम्रपाषाणी लोग। तो ताम्रपाषाणी लोग क्या था, मातृदेवा की पूजा करते थे। ताम्रपाषाणी लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। और अनेक कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियां भी पूजी जाती थी। बस्तियां छोटी और बड़ी होती थी। उस समय क्या होता था, ताम्रपाषाण लोग में मातृ देवी की पूजा करते थे और कच्ची मिट्टी के जो नग्न पुतलियां था उसकी भी पूजा करते थे। और बस्ती के छोटे बड़े, बस्तियां क्या होती थी, छोटा होता था तो कोई बस्ती बड़ा होता था, जैसा रहने का स्थान अलग अलग था सबका। इस सभ्यता की खुदाई से प्राप्त ताम्र वस्तुएं जैसे कि तीर के नोक, बरछे के फल, बंसिया, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि मिले उस समय। मतलब ताम्रपाषाण सभ्यता का जब खुदाई किया गया तो उसमें क्या क्या मिले, ताम्र वस्तुएं मिले, जैसे तीर तीर का नोक, बरछे के फल, बंसियां, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि उसमें मिले। मतलब कहने का मतलब उसमें अच्छी तरह से जिंदगी चल रही थी सबका। यहाँ गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड ओसीपी भी पाया गया। यह एक लाल अनुलेपित भंडार है। मतलब जो मृदभांड बर्तन बनाए जाते थे मिट्टी का, उस पर लेप कर दिया जाता था, तो लाल रंग का अनुलेपित भांड था जो कि अक्सर काले रंग से रंगा होता था और काले रंग से उसे रंग दिया जाता था और कलश के आकार में होता था, ये था। उसके बाद है तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाणीय बस्तियां अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पीय है तो कुछ हड़प्पाकालीन है तो कुछ हड़प्पोत्तर है। मतलब कुछ जो प्राक ऐतिहासिक, ताम्र ऐतिहासिक में जो सामान मिले जैसे बस्तियां हुआ उसके बारे में क्या है, कुछ हड़प्पा के पहले प्राक और कुछ हड़प्पा कालीन मिला, कुछ हड़प्पा के बाद का मिला, ये है। उसके बाद है राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली में प्राक हड़प्पा पालित ताम्रपाषाणी अवस्था है। मतलब राजस्थान के जो कालीबंगा है और हरियाणा के जो बनावली है वहां से क्या मिला, तो हड़प्पा कालीन का जो प्राक इतिहास के था उस समय ताम्रपाषाण के बारे में अवस्था में जानकारी मिली। उसके बाद हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल कौन कौन था, एक कोटदीजी था और कैथा, जो कि हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक स्थल के रूप में माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े और कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और वे नगरों की स्थापना में सफल हुए। मतलब कुछ कहा जाता है कि जो ताम्रपाषाण युग के जो कृषक समुदाय जो
किसान वर्ग के लोग थे वे सिंधु के जो बाढ़ वाले जो मैदानी क्षेत्र थे उसके आसपास रहते थे, वही से मिला मैदानी इलाके जो उसके आसपास थे। और कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त था, उस समय के लोग कांसे का जो कश्तकारी थी सब बनाना, बर्तन वर्तन बनाते थे कांसे से बनाते थे। और नगरों की स्थापना करके नगरों में मतलब नगर रहने का स्थान बनाया, नगर का स्थापना में सफल हुए। ताम्रपाषाणी संस्कृति कब से 1200 ईसा पूर्व तक बनी रही, मतलब जो चारकोलेथिक एज है, ताम्रपाषाण युग चारकोलिथिक एज में क्या था, तो 1200 ईस्वी तक वो लोग चलते रहा। इसे लुप्त होने के कारण 1200 ईस्वी के बाद से वर्षा की मात्रा में कमी आना कम हो गया। मतलब उस समय क्या हुआ कि जो वर्षा कम गया, तो मैंने प्राकृतिक दोहन होना चालू हो गया था, तो इसके चलते वर्षा नहीं हुआ थी, नहीं हुआ, तो ताम्रपाषाण युग धीरे धीरे लुप्त होना चालू हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले इलाकों को छोड़कर प्रायः समूचे देश में ताम्रपाषाणी संस्कृति प्राप्त हुए। मतलब जिस भाग में जलोढ़ मिट्टी के मैदान है, घने जंगल, उस मन को छोड़कर समूचे जो देश है, भारत का जो पूरे देश है, वहाँ से क्या हुआ, ताम्रपाषाण के जो संस्कृतियाँ थी, जैसे मृदभांड, गेहूं का, चावल का, इसमन का बारे में जो प्राप्त हुआ, या उसमन ताम्रपाषाणी संस्कृति में प्राप्त हुआ, तो पूरे देश में प्राप्त हुआ। इस युग में लोगों ने पहाड़ियों से कम दूरी पर तथा नदी तटों पर घरें बनाए। तो जो ताम्रपाषाण के लोग थे उस समय क्या था, पहाड़ियों से जो कम दूरी पर तो नदी के बगल में अपना घर बनाए, ताकि उनके पानी का, पीने का पानी का जरूरत हो, कृषि करने के लिए। वे लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण भी बनाए थे उस समय। मतलब लघु पाषाण में उपकरण जो बनाए उसके साथ क्या क्या किए, तांबा का उपकरण भी बनाए। और वे चाक पर बने काले लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। मतलब चौक पर जो कुम्हार होते थे उन लोग चौक पर अपना मिट्टी का बर्तन बनाते थे, तो उसमें काले रंग का मृदभांड ज्यादा पाया गया उस समय। उनकी पराकाष्ठ अवस्था से लगता है कि उन्होंने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया। मतलब जो काष्ठ अवस्था में जो ताम्रपाषाण चारकोलिथिक एज में, उससे ये पता चलता है कि उन्होंने सर्वप्रथम क्या चित्रित, मतलब मृदभांड जो कलश बनाया उस पर चित्र उकेरे गए, तो इसीलिए चित्र मृदभांड का प्रयोग ज्यादा लगता था उसमें। वे पके खाने वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए मृद भांडों का प्रयोग करते थे। जैसे मृद भांड जो बर्तन बनाते थे कुछ कलाई कर करके उस पे, तो उसमें क्या क्या रखते थे, खाने का चीज, पीने का सामान रखते थे। जैसे पकाने का, जैसे खाना वाना बना लिया उसके बाद उसमें रख देते थे, जैसे ये सब मृद भांड में रखा करते थे। उसके बाद है लोटा, थाली, दोनों उनके प्रयुक्त होता था। तो लोटा से उस समय क्या होता था, लोटा भी और थाली दोनों उस समय प्रयुक्त होता था। ताम्रपाषाण काल में पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, हिरन, ऊंट, ये सब पालते थे। ताम्रपाषाण के लोग क्या क्या पालते थे पशुपालन में, तो गाय से दूध मिलता, भेड़ से ऊन बनता था, बकरी पालते थे, सुअर, भैंस, हिरन, ऊंट, ये सब उन लोग पशुपालन में पालते थे। उसके बाद कैथा, कैथा क्या, मालवा और एरन मध्य भारत उनकी सबसे पुरानी बस्तियां हैं। तो सबसे पुरानी बस्तियां कौन कौन सा है, कैथा जिसको मालवा बोलते हैं, एरन जो कि मध्य भारत में है, मध्य भारत को एरन बोलते हैं, जो कि ये सब पुरानी बस्तियां हैं। उन्होंने सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण के लोग बहुत बड़े बड़े गांव भी बसाए थे। उसके बाद है ताम्रपाषाणीय लोग पशुपालन का भी सदुपयोग नहीं कर सके। जो ताम्रपाषाण के लोग हैं सब गाय, भैंस, बकरी इसमें पाले, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए। वे विस्तृत कृषि पर ही निर्भर न कर सके, वे विस्तृत कृषि भी न कर सके। हल और फावड़ा न होने से वे केवल झूम खेती कर पाते थे। मतलब उसमें क्या था, वो पशुपालन का भी सही से उपयोग नहीं कर पाए ताम्रपाषाण में, और कृषि भी ज्यादा नहीं कर सके, कुछ भी कृषि पर भी ज्यादा निर्भर नहीं हो सके। जैसे हल फावड़ा उसमें नहीं, वो उन लोग नहीं बना पाए, तो झूम खेती पर ज्यादा निर्भर करते थे। उसके बाद है कांसे के उपकरणों का प्रयोग। तो कांसे के उपकरण के प्रयोग में क्या है, क्रीट, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी में प्राचीनतम सभ्यता को विकास में सहायता मिली। जब कांसा मिल गया तो उस समय क्या हुआ, क्रीट में, मिस्र में, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता में इसका विकास संभव हो सका। उसके बाद है
ताम्रपाषाणीय लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। ताम्रपाषाण में क्या था, वो लिखने की कला नहीं जानते थे। वे नगरों में तो रहते थे, जबकि काशयुगीन लोग नगरवासी हो गए थे। ताम्रपाषाण लिखने की कला नहीं जानते, लेकिन वे नगर में रहते थे, और जबकि काशयुगीन लोग, जो ताम्रपाषाण के लोग थे, वे नगरवासी हो गए थे। ता, ताम्रपाषीय गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पा वासियों के समसामयिकी थे, और वे जिस क्षेत्र में रहते वह भी हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। मतलब जो ताम्रपाषाण के जो गैरिक मृदभांड वाले लोग थे, उस समय हड़प्पा वासी के लगभग आसपास ही, उसके ज्यादा दूर के क्षेत्र में नहीं रहते थे, उसके आसपास ही रहते थे। उसके बाद है नवदा टोली। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, वो सबसे महत्वपूर्ण, उसमें क्या ताम्रपाषाण का जो पूरा स्थल है वो मिला, जो जो इंदौर के निकट स्थित है। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश है, वो इंदौर के आसपास है। यहाँ से क्या क्या मिले, मिट्टी मिले, बांस तथा फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर मिले। तो इंदौर के जो आसपास जो नवदा टोली मध्य प्रदेश था, वहाँ क्या मिले, मिट्टी, बांस तथा फूस से बने चौकोर और वृत्ताकार, मतलब चरखूट और वृत्त के आकार का घर मिले। और यहाँ के मृदभांड लाल और काले रंग के होते थे, जिन पर ज्यामितीय अरिरित उत्कीर्ण होता था। तो मैंने मध्य प्रदेश में जो मिला घर बना और जो मृदभांड मिला, तो लाल और काला दोनों रंग के होते थे। मतलब कुछ लाल भी होता था, कुछ काला भी होता था, या फिर एक ही पर दोनों रंग का रंग दिया जाता था। और उस पर ज्यामितीय, मतलब ज्यामितीय आकार का त्रिकोण चाहे चतुर्भुज इसमें उस पर बनाया गया मिला हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।